एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। आज की अपनी ये क्लास जो रेगुलर जो अपनी क्लासेस चलती रहती हैं उनसे अलग हटके हम इसमें टॉपिक का डिस्कस करेंगे। और ये जो अपना टॉपिक रहने वाला है ये टॉपिक आगामी जो थर्ड ग्रेड परीक्षा जो जनवरी माह में आयोजित होगी उसके सिलेबस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में शामिल है। सीधे सीधे ये वहाँ सिलेबस में ये इंदराज किया हुआ है। आरटीई एक्ट 2009 उसके क्या प्रावधान है और राजस्थान सरकार ने इस एक्ट को लागू करने के लिए 2011 में क्या क्या नियम बनाए थे। ये सारी चीजें सीधे तौर पर जो लेवल 2 का जो सिलेबस है थर्ड ग्रेड अध्यापक का उसमें ये साफ तौर पर दिया हुआ है। तो हम आज की अपनी ये जो क्लास है ये इस आरटीई एक्ट पर ही केंद्रित रहने वाली है। हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आते हैं और आपको लगता है कि आपकी परीक्षा में ये बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं, बड़े मददगार रहने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और ये क्लास आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी करें। अब हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली आरटीई एक्ट सीधा शॉर्ट में ऐसे ही बात करते हैं 2009 प्रारंभ से बिल्कुल एकदम डिप में जाकर के बात करेंगे। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से प्रश्नों के लेवल हर एक एग्जाम में ही मतलब बढ़े हुए आ रहे हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने को तैयारी भी थोड़ी डीपली करने की जरूरत है। ऊपरी लेवल की तैयारी से हो सकता है आपके सीधा सीधा आरटी एक्ट दिया हुआ है और आप ऊपरी लेवल का पढ़ के गए, वहां डेप्थ में प्रश्न आ गया फिर गलत होता है, तो फिर सबसे ज्यादा धोखा होता है कि ये देखो सीधा सीधा टॉपिक था और इससे अपन ने मिस्टेक कर दी। तो ये इस तरह की फिर अगर यहाँ मिस्टेक हो जाती है तो आप औरों से पिछड़ जाते हो। तो आपको ये इन इस एक्ट को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। इसलिए हमने हमारे ये डिसीजन लिया कि हम अपने चैनल पर जो नॉर्मली हम कंटिन्यू इंडियन पॉलिटी क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि बीच में ये आपके आरटी एक्ट और जो आपके जो नियम हैं इस आरटी एक्ट से जुड़े हुए 2011 के, उनकी क्लासेस ली जाए ताकि थर्ड ग्रेड के जो हमारे परीक्षार्थी हैं उनको अपनी सफलता का जो सीढ़ी है उसको प्राप्त करने में हमारे चैनल की तरफ से मदद मदद हो सके, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी हमारे इस प्रयास को सपोर्ट करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपने ग्रुपों के बीच में। तो आरटीई एक्ट हम इसको आरटीई एक्ट लिखते हैं और आरटीई एक्ट जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती होगी कि राइट टू एजुकेशन। सीधा अपने सिंपली यही आता है कि इस कानून का नाम है राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो कई बार तो इतना मतलब प्रश्न आ जाता है कि आप सोचते हो कि अलग अलग इसकी धाराएं रट लिया आपने, एकदम पक्की गली खाई लिया आपने इसकी धाराएं। लेकिन वहां आपने देखा मान लो प्रश्न ऐसा आ गया कि ये जो आरटीई एक्ट है ये तो अपन नॉर्मल मतलब बोलने में आपस में जब बातचीत करते हैं तो हम सीधे इसको आरटीई एक्ट बोल देते हैं। रियल में क्या इसका नाम आरटीई एक्ट है? क्या कानून का नाम आरटीई एक्ट नहीं है। कानून का हमेशा सबसे पहला काम है पूरा नाम याद रखना। अगर आपके प्रश्न आ गया कि आरटीई का पूरा नाम क्या है, पूरा और सही नाम क्या है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है स्टेटमेंट देके। वो ऐसे भी दे सकता है, पहले अनिवार्य लिख दे, फिर लिख दे अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार। या फिर इसको वो ऐसे घुमा दे, निशुल्क पहले लिख दे और वह और फिर लिख दे अनिवार्य। तो इन ये छोटे छोटे है ना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत गहराई का प्रश्न आ गया। पहली बात तो वो गलत नहीं होगा यहाँ से पढ़ने के बाद में। और मान लो बाई चांस होता है तो अपन ये नहीं है कि हम औरों से कंपटीशन में पिछड़ गए, लेकिन जब सरल गलत करते हैं तो आप मान लेना आप बहुत पीछे रह गए हो। तो सबसे पहला काम आपको है, ये जो एक्ट है इस एक्ट का नाम कि सबसे पहले निःशुल्क है और उसके बाद में कंपलसरी यानी अनिवार्य है। क्या नाम हो गया इसका? नाम निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। चूंकि ये 2009 में ये पारित हुआ था और 2009 में ये पारित हुआ और 2009 में ही 26 अगस्त, कितने को, 26 अगस्त
को इस पर राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, इसको स्वीकृति दे दी। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन कर दिए, इसको स्वीकृति दे दी। तो कुल मिलाकर के अब तक की जो अपने ये पिछले 3-4 मिनट में जो डिस्कशन किया, इससे परीक्षा उपयोगी क्या निकला वो आपको मैं बता देता हूँ। इससे जो परीक्षा उपयोगी बात निकल के आई वो एक तो ये निकल के आई कि आपको सबसे पहला काम करना है, इस कानून का नाम आपको याद होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो नॉर्मल आरटी करते जाएं और वहां यही पूछ लिया जाए आरटीई एक्ट का सही और पूरा नाम बताइए, और वहां अपन आरटी के हिसाब से लगा रहे हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो जो आप गलत सोचते हो वो वहां आपके स्टेटमेंट दिया हुआ ही तैयार मिलता है, ये आप ध्यान रखना। और जब वो तैयार मिलता है तो आपको तो सबसे पहली नजर में यही लगता है कि हाँ यही है जो मैं सोच रहा हूँ, वो यही है, टिक कर दो। तो सबसे पहला काम इसका एकदम सही नाम, करेक्ट नाम आपको याद करना है। पहला काम करेक्ट नाम। तो ये तो आपको याद करा दिया है कि निशुल्क पहले है, फ्री पहले है, कंपलसरी बाद में है। दोनों शब्द आगे पीछे हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो निशुल्क, यानी निशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है बच्चों को, और अनिवार्य है। मतलब ये जो बच्चे हैं उनका अधिकार तो है, निशुल्क मिलेगी उनको, एजुकेशन तो निशुल्क मिलनी ही मिलनी है, लेकिन अनिवार्य भी है। कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, हर एक बच्चे को शिक्षा देना, उसका शिक्षा लेना अधिकार है। तो हमारा मतलब जो भी सरकार है, जो भी संस्थान है, उनका ये कर्तव्य है, यहाँ तक कि उनके माता पिता का भी कर्तव्य है। अब तो संविधान में लिख दिया गया है कि उनका भी कर्तव्य है कि वो बच्चों को घर पर नहीं रखें, पढ़ाई से वंचित ना करें और उनका नजदीकी स्कूल में एडमिशन कराएं। क्योंकि एडमिशन कराएंगे तभी तो उनको उनका अधिकार मिल पाएगा। और आपको पता है कि अब तो ये जो आपका जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों का शिक्षा का जो अधिकार है वो संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत है, मूल अधिकारों के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो जो मूल अधिकार है उसको किसी भी सूरत में किसी भी हाल में उसको छीना नहीं जा सकता, या उससे उन अधिकारों से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता। तो बच्चे हैं, बच्चे तो अपने अधिकारों के प्रति उनको वो थोड़ी अलर्ट है, वो थोड़ी सतर्क है। तो इसका मतलब औरों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि चूंकि ये उनका मूल अधिकार है तो वो इनसे वंचित नहीं रह सकते। वो उनको मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए का भी मतलब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो उनका मूल अधिकार है, चाहिए वाली बात ही नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। तो अब उनका उनको ये अधिकार कब नसीब होगा, कब उनको मिलेगा, जब बच्चों को फ्री में और अनिवार्य रूप से एजुकेशन का जो अधिकार है, क्या ये संविधान में दिया हुआ है या केवल ही कानून बना करके दिया हुआ है? क्या ये केवल कानूनी अधिकार है कि ये संवैधानिक अधिकार है कि क्या है? तो अभी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं कि जो आपका जो बच्चों को जो अधिकार है, बच्चों को ये जो अधिकार है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का, ये अधिकार संविधान में दर्ज है। ध्यान रखना, ये अधिकार कहाँ है? संविधान में दर्ज है। तो अब प्रश्न आता है कि जो आपको निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिकार है जो बच्चों के पास, यानी कि 6 से 14 वर्ष, ये आप क्राइटेरिया ध्यान रखना, कितने की बात कर रहा है? केवल 6 से 14 वर्ष तक की बात कर रहा है। इन बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट है इनके पास। कहाँ है? संविधान में है। संविधान में भी कहाँ है? क्या मूल अधिकारों के मूल अधिकारों वाले भाग में है क्या? यस, ध्यान रखना, ये मूल अधिकारों वाले भाग में है। तो मूल अधिकारों वाले भाग में है तो बताओ 12 से लेकर आपके 35 तक है मूल अधिकार, 12 नंबर आर्टिकल से 35 नंबर तक मूल अधिकार चलते हैं। तो बताओ इनमें है कौन से में? तो ध्यान रखना है, 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में। यहां से प्रश्न आ सकता है। इस 86वें संविधान संशोधन से एक नया आर्टिकल आया था 21A। ध्यान रखना 21A, बड़े वाला कैपिटल, क्योंकि पूरा का पूरा नया आर्टिकल जोड़ा जा रहा है। पहले के आर्टिकल में अगर कोई शब्दों को घटाओ बढ़ाओ, कोई लाइन को तोड़ो मरोड़ो, तो हम छोटे वाला ए काम में लेते। ये तो खुद अपने आप में एक नया अनुच्छेद है जो संविधान में नया जुड़ रहा है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, 21A जुड़ गया। ठीक है। अब ये 21A जुड़ने का मतलब, ये तो मूल अधिकारों का ही भाग है, 12 से लेकर 35 तक सारे जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब मूल अधिकार है। तो ये जो मूल अधिकार है 21A, ये कहता क्या है? इस 21A में लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है कि 6 से आपके 14 साल तक का जो प्रत्येक बच्चा है उसको ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ये लिखा हुआ है 21A में। अब आप सोचो जो संविधान में जो बात लिखी गई है उस संविधान की पालना तो पूरा देश करता है।
भाई अपना देश किससे चलता है, किसी व्यक्ति से चलता है कि संविधान से चलता है? तो प्रश्न आता है संविधान से चलता है, उत्तर ये है कि संविधान से चलता है। संविधान अपने देश का सर्वोच्च कानून है, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। संसद भी कानून बनाती है तो वो संविधान के दायरे में रह करके कानून बनाती है। कोई भी ऐसा संस्था नहीं होगी, कोई ऐसी सरकार नहीं हो सकती जो संविधान का उल्लंघन कर दे, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। अपना देश संविधान से काम करता है, संविधान से चलता है। तो जब संविधान के 21A में यह कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में और अनिवार्य रूप से एजुकेशन मिलेगी, ये उनका अधिकार है, तो अब सरकार की ये जिम्मेदारी थी, संसद की ये जिम्मेदारी थी कि कानून बना करके ये अधिकार बच्चों को दिया जाए। तो ध्यान रखना 2002 में ये आया था, और 2002 में ये आया संविधान के अंदर। और इसी 2002 कि इस 21A जो आर्टिकल है ना, इसके प्रावधानों को, मतलब वास्तव में बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए जो कानून लेके आए, जिसके तहत ये 21A की बात को हमें लागू करना था। 21A ने तो बोल के कह दिया कि चलो आप इनको दो एजुकेशन, तो अब उनको एजुकेशन देनी है तो कानून बनाना पड़ेगा। संविधान ने तो केवल एक लाइन लिख दी, एक लाइन से थोड़ी काम चलेगा। संविधान ने तो कह दिया कि भाई देखो, आपको इंतजाम करना है। हमने तो दे दिया कि बच्चों का ये अधिकार है, अब बच्चों के इस अधिकार को बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो संसद ने 7 साल लगा दिए, गैप देखो आप, 7 साल। 2009 में संसद ने कानून बनाया कि चलो अब हम बच्चों को उस संविधान की जो 21A आर्टिकल की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को साकार करने के लिए हम बच्चों के लिए एक्ट लेके आ रहे हैं। वही एक्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लेके आ रहे हैं, जिस पर 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति जी ने। और उसके बाद में यह कानून बन गया, और ये 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से ये अपना कानून लागू हुआ। अब धन संशोधन हुआ था 42वां, उसी से मौलिक कर्तव्यों की एंट्री तो होगी। और आपको ये भी बता दूं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कि ये जो मौलिक कर्तव्य थे, ये हमने कहाँ से ग्रहण किए, कहाँ से हम प्रभावित होकर के हमने इसको जोड़ा था? वो था सोवियत संघ। उस जमाने में रूस नहीं होता था। रूस और अन्य आसपास के जो क्षेत्र थे उनको मिलाकर के एक बहुत बड़ा देश बनाया हुआ था। 1922 में ही सोवियत संघ अस्तित्व में आ गया था। तो उस जमाने, उस टाइम के हिसाब से आपसे अगर पूछा जाए कि उस समय इन्होंने कहाँ से हमने ये मौलिक कर्तव्यों का कंसेप्ट अपनाया था, तो उत्तर आएगा सोवियत संघ, और इसको शॉर्ट में USSR के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस टाइम स्वतंत्र रूस नहीं है, रूस और उसके जो जितने भी साम्यवादी जो मित्र देश थे उनसे मिलकर के बना हुआ था USSR, यानी कि सोवियत संघ। तो यहां तक क्लियर है? हमने मौलिक कर्तव्यों को कहां से अपनाया था? USSR से, यानी कि सोवियत संघ से। बाद में यही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनेगा रूस, क्योंकि सोवियत संघ टूट जाएगा 1991 में, फिर रूस अस्तित्व में आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा है। तो अब देखो वापस लौटते हैं अपने इस पर पॉइंट पर। अब ये आ गया, मतलब 42वां संविधान संशोधन हो गया, 1976 में हो गया। उसमें 51A आ गया, 51A में 10 मौलिक कर्तव्य आ गए। यहां तक अपने, ये तो अपने को एक्स्ट्रा जानकारी है जो अपने को याद करनी है परीक्षा के लिहाज से। जो अपने वाले काम की जो जानकारी है, जो 2002 से 86वें संविधान संशोधन से जो काम की जानकारी जुड़ी, वो क्या थी कि 10 तो पहले से ही थे। अब 2002 में एक तो ये 21A आया, और एक हम क्या करें, एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन से नंबर का था? 11वां। एक तो ये भी ध्यान रख लेना। कई बार क्या होता है, ऐसे ये संख्या नहीं देता 1 2 3 4 5 6, ऐसे दे देता ABCDEFGHIJ के। तो वैसे भी अगर आपको इतना तो पता ही है, एक से गिनोगे तो ABCDEFGHIJ, तो जे तक क्या हो गए 10। तो 11वां कितने नंबर पर आएगा इंग्लिश के हिसाब से? के। तो अगर सीधा दे 11वें नंबर का तो ओके है। अगर ये इस हिसाब से दे, इंग्लिश वाले हिसाब से, हिंदी वाले, तो हिंदी वाले में कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला तैयार रखो ना आप, तो साइड में इंग्लिश का होता है प्रश्न, इंग्लिश में बदला हुआ होता है, तो वहां से देख लेना। ये जो हमारे जो अब जो काम का है ना, कि बच्चों को उनके माँ बाप को स्कूलों में एडमिशन कराना पड़ेगा, ये उनका कर्तव्य बना दिया गया। वो भी मूल कर्तव्य संविधान में ही लिख दिया गया। तो ये जो उनका, जो उनके बच्चों के घर वालों का जो मूल कर्तव्य बनाया गया, उनके अभिभावकों का, ये कौन से नंबर पर आता है? ये 11वें नंबर पर आता है। और वैसे 51A अनुच्छेद हो गए, और इस 51A अनुच्छेद में जो के नंबर है ना, ये है, ये के नंबर जुड़ा किससे? 86वें संविधान संशोधन से। ये अपने लिए काम का है, ये है RT से संबंधित। क्योंकि इसमें बच्चों के घर वालों का आ गया, आपकी जिम्मेदारी है, एडमिशन कराओ, घर पर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों को एजुकेशन लेना उनका अनिवार्य अधिकार है। अनिवार्य है तो बच्चों को एजुकेशन देनी देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगी तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि जब हम आपको जो भी स्कूल्स हैं उनमें हम जब फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तो आपको एडमिशन दिलाना आपकी ड्यूटी है। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। जब कर्तव्य पूरे होंगे तभी तो अधिकार मिलेंगे। एक व्यक्ति का जो अधिकार है वही दूसरे के लिए कर्तव्य है, और जब वो अपना कर्तव्य की पालना करेगा तभी सामने वाले को अधिकार मिलेगा, वरना उसको अधिकार कैसे मिलेगा? अब बच्चों का अधिकार है फ्री में पढ़ना, लेकिन सामने वाले का अधिकार है, मतलब उनके अभिभावकों का, जो भी संस्थान है, स्कूल है, उनका कर्तव्य है कि बच्चों को ये अधिकार देना। तो वो देंगे तभी तो उनको अधिकार मिलेगा। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में कनेक्टेड है। तो 86वें से दूसरी बात क्या निकल के आई? पहली 21A आया, दूसरे से हमने देखा 11वें नंबर का मूल कर्तव्य, 11वां बोलो, या इंग्लिश में इसके लिए के यूज किया गया। इसमें स्मॉल में, के कौन से में? स्मॉल में। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रहा होगा सर क्या छोटी छोटी बात, छोटी छोटी नहीं, इससे प्रश्न आता गलत हो जाता है। स्मॉल वाला जो के नंबर पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य क्या था? वही, इस उम्र के बच्चों को घर बैठाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस उम्र के बच्चों के लिए 8वीं तक की पढ़ाई करना अनिवार्य है। और अनिवार्य है तो आपके लिए भी ये जरूरी है, आपके लिए अनिवार्य है कि आप इस उम्र के बच्चों को अवश्य ही स्कूल में एडमिशन कराएं। ये भी ठीक है। तो आपने तो सर तीन बातें कही थी, 21A भी समझ में आ गया, मूल कर्तव्य भी आ गया। तीसरी बात ऐसी क्या थी जो 86वें संविधान संशोधन से जुड़ी थी? वो था आपका 45 नंबर आर्टिकल।
45 नंबर आर्टिकल भी चेंज हुआ। आपको ध्यान है 45 नंबर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल है वो नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। 51 कै में मौलिक कर्तव्य आते हैं और 12 से 35 तक में आते हैं मूल अधिकार। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 86वें संविधान संशोधन ने 3 बड़े हिस्सों में चेंज किया है, परिवर्तन किया है। मूल अधिकारों में परिवर्तन क्या किया, 21A जोड़ दिया गया। तो मूल अधिकारों में परिवर्तन तो आ गया, संशोधन तो हो गया, ठीक है। हमने ये देखा कि 51A जो आर्टिकल है जिसमें मौलिक कर्तव्य लिखे हैं, उसमें एक नया मौलिक कर्तव्य लिख दिया गया। इसका मतलब मौलिक कर्तव्यों में चेंज हुआ, उसमें संशोधन हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि 86वें संविधान संशोधन से तो 45 नंबर आर्टिकल में भी संशोधन हुआ। तो 45 नंबर आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो इसका मतलब नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन हुआ। अब संशोधन क्या क्या हुआ, संशोधन ये हुआ कि जो 45 में पहले ये लिखा हुआ था कि जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उस 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलेगी, उनको शिक्षा देनी चाहिए। देखो ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व कोई मूल अधिकार नहीं है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आपको वो नहीं मिले तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां वहां जाकर के आप अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे नैतिकता है कि ये एक तरह से नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए निर्देश है कि आपको अपना शासन चलाते वक्त पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो नीति निर्देशक तत्वों की बातें हैं ये लागू हो, प्रभावी हो। तो ये सरकारों के लिए बाध्य नहीं है, सरकारें बाध्य नहीं है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू ही करें। ये सरकारों के ऊपर छोड़ा गया कि आपके ये शासन के मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए नीति निर्देशक तत्व है, और आपको कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि आप इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें, क्योंकि लागू करने से ही समाज का कल्याण होगा, सबका भला होगा। समाज में जिस हम आर्थिक न्याय की कल्पना करते हैं, हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो इन नीति निर्देशक तत्वों के लागू होने से ही हो पाएगी। तो अब हमें पता है कि नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए बाध्यकारी तो है नहीं। आप इनको लागू कराने के लिए न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि सर देखो 45 नंबर में आपने ये बोला था, सरकार है कि वो आंख पर पट्टी बांध के बैठी हुई है, सरकार हमारा ये 45 नंबर वाला जो नीति निर्देशक तत्व का जो अधिकार है वो हमें दे नहीं रही है। तो क्या कोर्ट सरकार को डांट लगा देगा कि नहीं ये तो नीति निर्देशक तत्वों का जो अधिकार है ये उन बच्चों को आप दो, तुरंत प्रभाव से दो, ये मिलना ही चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, सरकार को डांट नहीं लगा सकता नीति निर्देशक। अगर ये मूल अधिकार होता तो सरकार के पास कोई मतलब ताकत नहीं है कि वो आपका अधिकार छीन ले, और अगर ऐसा छीनती तो न्यायपालिका तुरंत आपके पास खड़ा रहता और आपको अधिकार दिला देता। लेकिन 45 तो नीति निर्देशक है, और नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय न्यायालय इनको लागू नहीं करा सकते, या न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता। या सीधी सी बात कहें तो न्यायालय में आप जा ही नहीं सकते इन नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये तो है ही सरकारों के लिए निर्देश है कि उनको ऐसा करना चाहिए। अब देखो मैं कह रहा हूं 45 में चेंज हुआ, तो 45 में पहले क्या लिखा हुआ था, 45 में लिखा हुआ था कि 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री में और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलेगी। ये पहले लिखा हुआ था 2002 से पहले। अब मान लो कि ये जो फ्री में शिक्षा मिलेगी 14 वर्ष तक के बच्चों को, ये तो 1950 में जब अपना संविधान लागू हुआ था तब से ये लाइन लिखी हुई है, 2002 तक का मतलब है 52 साल तक ये लाइन चली। 52 साल तक की लाइन संविधान में लिखी हुई थी आर्टिकल नंबर 45 में कि फ्री में और अनिवार्य रूप से एजुकेशन मिलेगा 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो क्या हम 52 साल में इन छोटे छोटे बच्चों को फ्री में और अनिवार्य रूप से क्या उनको पढ़ाई नहीं पाए, क्या उनको हम 8वीं तक का एजुकेशन दे नहीं पाए क्या? वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं था, और मूल अधिकार नहीं था तो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था। अगर सरकार इसमें ढील भी बरते तो भी चल जाएगा, क्योंकि न्यायालय यहां पर आकर के 45 को लागू कराने के लिए सरकार को आदेशित नहीं कर सकता कि आपको करना ही पड़ेगा। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में था, तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश की, लेकिन एक तो मूल अधिकार ही हो तब तो आपको करना ही करना है, और एक नीति निर्देशक हो जहां पर थोड़ी ढील हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 क्या था, नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट होने की वजह से उतना प्रभावी ढंग से लागू हो ही नहीं पाया था। तो अब की बार 2002 में उन्होंने क्या किया कि ये जो नीति निर्देशक तत्व वाली जो बात थी कि जो 14 वर्ष तक के जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा का जो अधिकार वाली बात थी, ये वाली जो बात थी इसको तो यहां से हटाया गया और इसको डाल दिया गया 21A में, इसको बना दिया मूल अधिकार। क्योंकि अब मूल अधिकार बना दिया तो बच्चों को तो मिलना ही मिलना है, या अब ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि आप बच्चों को एजुकेशन दोगे नहीं, ये तो देना ही देना है। तो अब बोले 45 से इसको हटा के 21A में डाल दिया, तो 45 में क्या रखे, तो 45 में नई लाइन जोड़ी गई। वो नई लाइन क्या कहती है, नई लाइन ये कहती है कि आप अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को तो आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का एजुकेशन लेना तो बन गया मूल अधिकार, लेकिन 0 से 6 साल के यानी जन्म से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का क्या? तो इन्होंने कहा ये लाइन तो 14 वर्ष वाली लाइन तो डाल दी 21A में, अब 45 में लिख दी 0 से 6 साल, कि 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होंगे उन सभी बच्चों की, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य की, उनके पोषण की और उनकी एजुकेशन की, तो दो चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि 6 साल तक के बच्चों की जो बाल्यावस्था की जो देखभाल है और उनकी जो शिक्षा का जो इंतजाम है, ये दोनों कार्य करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य का मतलब हम सिंपल तौर पर कह सकते हैं सरकार की जिम्मेदारी है। तो अब 45 में चेंज करके लिख दिया गया 0 से 6 साल, और इन 0 से 6 साल तक के बच्चों की क्या क्या जिम्मेदारी दी हुई है, इनकी देखभाल की और इनकी एजुकेशन की, यानी 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना और उन 6 साल तक के बच्चों का ध्यान रखना, चाहे वो स्वास्थ्य का हो चाहे इनके खाने पीने का हो, ये ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप देखोगे आंगनबाड़ी, वो इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार ने अपनी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, आपने सुने होंगे वो आंगनबाड़ी केंद्र चलाते हैं, सरकार के अंदर में आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। उन आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या होता है, 0 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई की, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनको समय समय पर खाना मिलना, उनके स्वास्थ्य की जांच करना, टीकाकरण, यहाँ तक कि जो 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना, ये सारे काम आंगनबाड़ी में होते हैं। तो ये सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार को इन 45 नंबर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि आपको ये करना चाहिए। तो करना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा तो आप करोगे नहीं, एक नैतिकता तो है ही, जब संविधान में लिखा हुआ तो आपकी भी इतनी तो नैतिकता बनती है कि जब संविधान में लिखा हुआ तो आप करें। तो इसलिए सरकारों ने इस 45 नंबर को लागू करने के लिए, ये आप देखते हो कि आंगनबाड़ियों में बच्चों को खाना भी मिलता है, समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांचें भी होती हैं और उनकी पढ़ाई भी होती है। अब तो हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी है, जहां पर बच्चों को सप्ताह में दूध पिलाए जाते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन है उससे तीन चीजें आ रही हैं। एक 21A आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे कैसा उनको क्या राइट है, निःशुल्क है और अनिवार्य रूप से एजुकेशन लेने का अधिकार है। फिर आता है 45 से क्या किया गया, जो पहले 14 वर्ष तक के बच्चों की बात थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगा, ये लाइन हटाई गई और अब जोड़ दी गई कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा, ये दोनों जिम्मेदारियां अब सरकार की जिम्मेदारी होंगी। ये नई लाइन आ गई। एक मूल कर्तव्य में चेंज हुआ। मूल कर्तव्य में पहले 10 तक के ही 10 नंबर तक यानी कुल मिला के 10 ही मूल कर्तव्य थे, अब 11वां आया और उसका इंग्लिश में अगर बात करें तो उसकी नंबरिंग थी के नंबर का ये मूल कर्तव्य आया। ये कहता है बच्चों के अभिभावकों को इसने जिम्मेदारी दी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को नजदीकी स्कूल में उनका दाखिला दिलाएं, उनका एडमिशन कराएं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में है, ये हमने आरटी एक्ट के पीछे की कहानी पढ़ी है कि संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इस एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिससे ये इन बच्चों का ये एजुकेशन लेना मूल अधिकार बना, ये सारी कहानी हमने पढ़ ली। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 2009 में जब इस संविधान के इस मूल अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने 2009 में कानून बनाया जिसको हम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, तो इस 2009 के कानून में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सी धाराएं हैं, कितने चैप्टर्स हैं, किस धारा में क्या क्या लिखा हुआ, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हम आपको ये आरटी एक्ट और इसी आरटी एक्ट से जुड़े हुए जो नियम है राजस्थान सरकार के 2011 के, वो तो कराएंगे ही कराएंगे। कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि अगर आपका इन क्लासेस के प्रति एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है और अच्छा सपोर्ट आता है तो हम थर्ड ग्रेड के जो सिलेबस के अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको भी हमारी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब आपके सपोर्ट पर है, आपके सहयोग पर है कि आपकी तरफ से अपनी इन क्लासेस को कितना आप सहयोग प्रदान करते हो। जितना ज्यादा इन क्लास को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक मिलेंगे, जितना ज्यादा लोग हमारे इन क्लास से जुड़ेंगे, हमें भी एक मनोबल मिलेगा और फिर हम आपके थर्ड ग्रेड के सिलेबस के टॉपिक्स को लेकर के इतनी ही गहराई के साथ आपके इस क्लास में हम उपस्थित होंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।